फिर नीचस्थ तो विकल्प होता है, दर्शयति भी होना चाहिए। ऐसा प्रयोग नहीं होता है ना। व्याख्याकारों ने ये कहा कि भाष्यकार ने ये जो प्रयोग किया है, यहाँ पर भी दिया है ये सूत्र में पद्मंजरीकार ने, नेरणो। जैसे ये था ना, भृत्य राजा को देखते हैं, अब राजा जो है दिखता है, स्वयं ही दिख रहा है, ऐसे दिखाया है। दर्शयते राजा स्वयं का अर्थ है राजा स्वयं ही दिख रहा है। पश्यन्ति भृत्य राजम दर्शयते भृत्यान राजा स्वयमेव अत्र आत्मपदम सिद्धम भवति। महाभाष्य में भी ऐसे दिया है, एवं भवति एवं जातीय का नाम आत्मनेपदम एवं तरि सिद्धे सदी यद आध्यान प्रतिषेधम शास्ति तज्ञापयत्याचार्य, ऐसा प्रयोग दिया है। पश्यन्ति भृत्या राजम दर्शयते भृत्यान राजा स्वयमेव इति आत्मनेपदम सिद्धम भवति। आगे एक बात मैं कह रहा हूँ, आत्मनेपदे इति किम पर लिखा है दर्शयति चैत्रम मैत्रम अपरा। यहाँ पर देखिए इसका पूर्व वाक्य होगा चैत्रो मैत्रम पश्यति, चैत्र मैत्र को देखता है। अपरा कश्चित देवदत्त आदि, अपरः चैत्रम मैत्रम दर्शयति। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति ही होगी। किस सूत्र से? ऊपर वाले सूत्र से। इन्होंने ये लिखा है पद्मंजरी में, जो आपका प्रश्न था ना, कर्म संज्ञा अभाव पक्षे कर्मांतर से अभावात, कर्म संज्ञा के अभाव पक्ष में णेरणो इति आत्मनेपदम अन्यत्र तु नीचश्च इति। कर्म संज्ञा के अभाव पक्ष में तो णेरणो से आत्मनेपद हो रहा है, अन्यत्र तु नीचश्च इति आत्मनेपदम। कर्म संज्ञा कहाँ हो रही है? दर्शयते भृत्यान राजा। सौकर्याति से विवक्षा में उदाहरण वैसा बनाया है, बाकी तो आप जो कह रहे हो वो भी बन तो जाएगा। इसका वाक्यार्थ ये बनेगा पश्यन्ति भृत्या राजानम दर्शयते भृत्यान राजानम देवदत्तः। इसका वाक्यार्थ ये बनेगा देवदत्त नौकरों को राजा को दिखा रहा है। जैसे दर्शयते भृत्यान राजानम है ना, राजा पाठ हटा करके हम राजानम जैसा लिखा है वैसा देखते हैं। आपकी पुस्तक में राजा और राजानम के ऊपर विचार कर रहे थे ना हम, तो दर्शयते भृत्यान राजानम पश्यन्ति भृत्या राजानम दर्शयते भृत्यान राजानम देवदत्ता, ऐसा और अध्याय करना पड़ेगा। और यहाँ अंत में भृत्य ही डाल दिया है ना, तो वो तो भृत्य ही यहाँ इसके साथ, भृत्य ही जो पाक्षिक उदाहरण दिया है ना बाद में, वो इसके साथ संबद्ध है। वाक्य ये बनेगा दर्शयते भृत्यै देवदत्ता दर्शयते भृत्यै राजानम देवदत्ता दर्शयते भृत्यान राजानम देवदत्ता, ऐसा वाक्य बनेगा। तो अर्थ ये होगा कि देवदत्त राजा को भृत्यों को दिखा रहा है। देवदत्त जो था नाम का व्यक्ति, वो राजा से बहुत जुड़ा हुआ था, उसका पीए वगैरह होगा, कुछ होगा। तो देवदत्त राजा को भृत्यों को दिखा रहा है। भृत्य बोले अरे एक बार दर्शन तो करा दे हमारे को भी। तो देवदत्त जो था वो भृत्यों को राजा का दर्शन करा रहा है। पर जब ये वाक्य होगा ना भाष्यकार वाला, दर्शयते भृत्यान राजा, ये वाक्य है ना जब, तो शोकर्यातिशय विवक्षा में ये उदाहरण बनेगा कि राजा भृत्यों को स्वयं दिख रहा है। पश्यन्ति भृत्या राजानम दर्शयते भृत्यान, पश्यन्ति भृत्या राजानम, भृत्या कर्म हो गया, दर्शयते भृत्यान या भृत्य ही राजा, ये तो वैसा ही है। दर्शयते राजा स्वयमेव और जोड़ दो। अब समझ में आ गया जी? हैं?
राजा भृत्यों को स्वयं दिख रहा है। यहाँ दर्शयते का अर्थ है दिख रहा है, और यहाँ इस वाक्य में है देवदत्त दिखा रहा है। इस तरह सोक्रियातिशय में दिख रहा है अर्थ निकलेगा। दर्शयते भृत्यान राजा स्वयं एवं, हैं ठीक है ना। दो तरह से इन्होंने पूछा कि ये इस तरह से भी क्या बन जाएगा, उस तरह से भी बन तो जाएगा। राजा भृत्यों को दिख रहा है अपने आप, राजा अपने आप भृत्यों को दिख रहा है। देवदत्त राजा को भृत्यों को दिखा रहा है, दिखाता है। दिखाता है और दिखता है में तो अंतर है ना बहुत। हाँ, प्रसंग तो सभी जगह है। प्रसंग के बिना सैंधव का अर्थ जो है घोड़ा और नमक दोनों होता है। ये तो कहा भी है ना, 14 कारण होते हैं जिनसे एक शब्द अनेकार्थक शब्द जो है एक अर्थ में सीमित किया जाता है। लिखा है कभी? संयोगे विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधता अर्था प्रकरणम लिंगम शब्द से अन्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम औचितम देशा काला व्यक्ति स्वरादय शब्दार्थ से अन्वच्छेदे विशेष स्मृति हेतवा। ये 2 कारिकाएं हैं भर्तृहरि की, हैं? हाँ हाँ, वाक्यपदीयम और ये भी लिखा है ना। 3 शतक लिखे हैं, महाभाष्य के ऊपर व्याख्या भी लिखी है थोड़ी। हाँ, पूरी कारिकाएं महाभाष्य वो वाक्यपदीयम में ना। महाभाष्य सर्वेषां न्याय बीजानां महाभाष्यम निबंधनम, महाभाष्य निबंधनम हैं। वैयाकरण के बिना कैसे लिखेगा वो वाक्य, उसके व्याकरण के ऊपर इतना गंभीर ग्रंथ। पहले तो पढ़ते थे ना राजा लोग, तो पहले से पढ़े हुए बाद में भाष्य किया। हाँ, वो तो उसमें शादी से पहले जो है पढ़ने का ही काम होता था। ब्रह्मचर्य काल जिसको कहते हैं, वो पढ़ने में ही लगाते थे। विद्वान हो गया पूरा, बुद्धि होगी, पूर्व जन्म की लाया होगा अपने संस्कार पढ़ने के। बीच में चक्रव्यूह में फंस करके फिर निकल गया बाहर, हैं? तो दर्शयति चैत्रम मैत्रम अपरा, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर जो है ये जो पंक्ति लिखी है इसको समझा रहा हूँ। आत्मनेपदेति किम, परस्मी पद जब होगा तो प्राप्त विकल्पत्वा द्वितीय एव का मतलब है ऊपर वाले सूत्र से द्वितीय ही होगी, गतिबुद्धि सूत्र से। प्राप्त विकल्पत्वा द्वितीय एव, इसका मतलब है कि ऊपर वाले सूत्र से द्वितीय ही होगी जब परस्मी पद होगा। और आगे लिखा अभिवादेति गुरुम माणुकेन पिता, यहाँ पर किसी सूत्र से कोई द्वितीय का प्रसंग नहीं था। अप्राप्त विकल्प होने के कारण, अप्राप्त विभाषा होने के कारण कोई द्वितीय करने वाला तो सूत्र आया नहीं। परस्मी पद की बात चल रही है कि आत्मनेपदेति किम, परस्मी पद में दर्शयति चैत्रम मैत्रम अपरा, यहाँ नित्य द्वितीय हो गई। भाई परस्मी पद में नित्य द्वितीय हो रही है ना भाई, आत्मनेपद में ही तो विकल्प है। सूत्र में ये कहा कि आत्मनेपद में विकल्प का उपसंख्यान करना चाहिए। जब आत्मनेपद नहीं है तब क्या होगा, उसको दिखा रहे हैं कि प्राप्त विकल्पत्वा द्वितीय। प्राप्त विकल्प का मतलब है ऊपर वाले सूत्र से नित्य द्वितीय हो गई। गतिबुद्धि सूत्र में दृश धातु बुद्ध्यर्थक मानी गई और उससे नित्य द्वितीय हो गई। और अभिवादयति में नित्य तृतीय हो गई मानव केन में। क्यों? किसी सूत्र से कर्म संज्ञा पाती नहीं थी, पाती नहीं थी तो तृतीय ही होगी। तो अप्राप्त विकल्प ये परस्मै पद में है ना, अभिवदति नहीं, वो जो दूसरा वाला रूप प्रयोग है ना उसको देखो। अभिवादयति गुरुम मानव केन पिता, आखिरी लास्ट। अब आत्मनेपदेति किम का प्रत्युदाहरणों को देखिए। अभिवादयति गुरुम मानव केन पिता, इस उदाहरण को देखिए। यहाँ मानव केन जो तृतीय हो रही है ना, यह प्राप्त विकल्प के कारण से हो रही है, किसी सूत्र से यहाँ प्राप्ति नहीं है। और जो यहाँ दर्शयति चैत्रम मैत्रम अपरा है, यहाँ नित्य द्वितीय हो रही है बुद्ध्यर्थक मानकर। ये तो जो ऊपर जो हो रहा है ना अभिवादी दिशोरात्मने पद, यहाँ पे जो अभिवदति गुरुम देवदत्ता, ये परस्मै पद में है ना।
ये तो अण्यंत अवस्था की बात है, ण्यंत की बात है। ये तो वार्तिक यूं कह रहा है कि ण्यंत में आत्मनेपद जब हो, क्या कह रहा है नंद में आत्मनिपद होता है? ये कह रहा है अभिवादी और दृश्य धातु जब ण्यंत में आत्मनेपदी बने तो कर्म संज्ञा का विकल्प से उपसंख्यान करना चाहिए। नंद में तो आत्मनिपद ही हो जाता है ना। जरूरी नहीं ना, निचस्थ विकल्प होता है। ण्यंत में यदि आत्मनेपद ही होता तो दर्शयति चैत्रम मैत्रम अपरा कैसे बनता, और अभिवादयति गुरु मानव के अनपिता कैसे बनता। यदि आत्मनेपद ही होता तो ये परस्मैपद में कैसे दिख रहे हैं। और देखो ये कारयति घटम देवदत्तम, ये कारयति कटम दिख रहा है, कितने दिख रहे हैं रूप। सब जगह आत्मनेपद ही होता है, ऐसा नियम नहीं है। हारयति भारव मानव कम मानव के, यहाँ पर परस्मैपद दिख रहा है। अभी पकड़ में आया प्राप्त विकल्पता द्वितीय और अप्राप्त विकल्पता तृतीय। प्राप्त विकल्पत्वा द्वितीय गति बुद्धि सूत्र से प्राप्त विकल्प होने से द्वितीय हो रही है। किसी सूत्र से प्राप्त नहीं था इसलिए तृतीय हो रही है। स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र इति प्रधान भूता उच्यते। प्रधान भूत को स्वतंत्र कहते हैं, ठीक है। प्रधान भूत को स्वतंत्र, प्रधान भूत एक गौण होता है, एक प्रधान होता है। प्रधान भूत स्वतंत्र होता है। अपने अपने स्थान पे सभी प्रधान हैं, उसमें कौन प्रधान कैसे? मतलब विवक्षा प्रधान रूप से उसकी विवक्षा हो। जैसे कि हम यूं कहते हैं स्थाली पचती, तो यहाँ प्रधान भूत है स्थाली। इस वाक्य में वक्ता जो है प्रधान रूप से जब किसी चीज़ को, जैसे स्थाली पचती बोला मैंने, थाली पका रही है, स्थाल्याम पचती बोलते हैं ना। एक तो अधिकरण रूप से उसको बोलते हैं, और जब इसको प्रधान रूप से विवक्षित किया तो ये कर्ता हो गया। ऐसे बोलते हैं स्थाली पका रही है, संस्कृत में कह रहे हैं स्थाली पका रही है। और ऐसे बोलते हैं बलाह को विद्युत ते विद्युत, जो बादल है वो चमक रहा है, ऐसे बोलते हैं बादल चमक रहा है। बादल से बिजली चमकती है, पर बोलते हैं बादल चमक रहा है। तो यहाँ पर जो है ये बादल चमक रहा है, ये कर्ता बन गया, स्वतंत्र कर्ता। प्रधान भूत विद्योतन क्रिया में प्रधान भूत बना हुआ है वो, हाँ। और पकाने की क्रिया में प्रधान भूत बना हुआ है स्थाली। वारिदल वादल या वारिद बादल। वारिद जल देने वाले को वारिद कहते हैं, और वही बादल बन गए। अगुण भूतो या क्रिया सिद्धो, क्रिया की सिद्धि में जो अगुण भूत है, अगुण भूत का मतलब है स्वतंत्र इति प्रधान भूता उच्यते। अगुण भूत है माने प्रधान भूत कहा जाता है। प्रधान भूत का ही अर्थ खोला अगुण भूत है। कई जगह अगुण ही भूत है पाठ भी मिलता है ना। अगुण भूता यस्य गुण भाव नास्ति स कर्ता, जिसका गुण भाव नहीं है। अप्रधान भाव, गुण होता है अप्रधान हमेशा। गुण का मतलब अप्रधान। कोई व्यक्ति जो है गुण से ही गौण बनता है। गुण शब्द का ही गुणाद आगता है गुणा, गुण गौण। अगुण भाव अप्रधान भाव, जिसका अप्रधान भाव, गुण भाव नहीं है अर्थात जिसका प्रधान भाव है। दो निषेध हो गए ना। जिसका गुण भाव नहीं है, गुण भाव मानी अप्रधान भाव। देखो हर चीज को लिखने से सरल हो जाती। अगुण भूत ऐसा कहा है ना, तो अगुण का मतलब गुण। ये निषेध यदि क्रिया के साथ लगाएं, यस्य गुण भाव नास्ति। देखो जिसका गुण भाव नहीं विवक्षित होता, ये अ को हमने उधर लगा दिया, क्रिया के साथ लगा दिया। जिसका गुण भाव नहीं है, गुण भाव नहीं है तो क्या होगा? प्रधान भाव होगा।
पर ये एक तो होता है प्रधान भाव, गुण भाव विवक्षित नहीं होना चाहिए, चाहे प्रधान भाव हो या ना हो, ऐसा कहना चाह रहे हैं। एक तो प्रधान भाव, एक गुण भाव, और एक ऐसी स्थिति भी होती है कि भाई प्रधान भाव तो नहीं है पर गुण भाव भी नहीं है। कैसी स्थिति होगी? दोनों में से कोई एक तो होगा। नहीं, ऐसा नहीं, बीच की भी एक स्थिति होती है ना। एक गुण भाव कुछ शब्द, शब्द हाँ ये जो गुण भाव शब्द है इसको कुछ नहीं। जिसका गौण भाव विवक्षित नहीं है, वो गुण भाव यानी कि प्रधान। यानी कि प्रधान भाव, जरूरी नहीं कि प्रधान भाव हो ही, पर गुण भाव नहीं होना चाहिए। जैसे स्थाली पचती उदाहरण है। अब यहां गुण भाव विवक्षित नहीं है। गुण भाव कब होगा? कर्ता की सन्निधि में। ध्यान दीजिए, कर्ता की सन्निधि में सारे कारक गुण भाव को प्राप्त हो जाते हैं। जो देवदत्त आदि कर्ता होते हैं उसकी सन्निधि में अन्य कारक गुण भाव को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन मूल कर्ता यदि नहीं है वाक्य में, और अन्य कारकों को ही जब हमने कर्ता के रूप में कह दिया तो इसका गुण भाव विवक्षित नहीं है। अब अधिकरण कारक था ना, स्थाली में पकाते हैं, कर्ता के रूप में कह दिया, तो अब ये स्थिति ऐसी है कि गुण भाव नहीं है इसका। देवदत्त स्थाल्याम पचती जब वाक्य बोलते थे ना, तब वो देवदत्त इसका गुण भाव था। हाँ, इसका गुण भाव है, लेकिन देवदत्त को हटा दिया, ऋषि को कर्ता बना दिया, तो इसका गुण भाव विवक्षित नहीं है। यहाँ प्रधान भाव तो क्या कहें इसका है, हाँ गुण भाव यहाँ है नहीं। स्थाली पका सके ना पका सके एक अलग बात है, पर यहाँ गुण भाव नहीं है, तो इसलिए इसको कर्ता कह देंगे। ठीक हो गया। कारकों का गुण गुणी भाव क्या है? जबकि एक के हटने पर भी क्रिया पूरी नहीं, असफल हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं प्रागन्यता शक्ति लाभात न्यग भावापादनादपि तदधीन प्रवृत्तित्वात् प्रवृत्ता नाम च निवर्तनात् अदृष्टत्वात् प्रतिनिधे प्रविवेके च दर्शनात् आरादपि उपकारित्वात् स्वातंत्रम कर्तुरिष्यते। कर्ता का स्वातंत्र कैसे विवक्षित होता है वो कह रहे हैं। दूसरे जो कारक होते हैं उनका शक्ति लाभ प्राप्त करने से पहले ही, प्राग अन्यता शक्ति लाभात, अन्य कारक जो होते हैं ना उनसे सबसे पहले कर्ता मौजूद होना चाहिए। प्राग अन्यता, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, प्राग अन्यता अन्य कारकों से शक्ति लाभ प्राप्त करने से पहले, भाई कर्म को कर्म कहेंगे, करण को करण कहेंगे, संप्रदान को संप्रदान, अधिकरण को अधिकरण, अन्य कारकों का जो नामकरण है, शक्ति लाभ का मतलब है उनकी जो ये संज्ञा है, कर्मत्व करणत्व, इसको शक्ति कहते हैं। शक्ति बताने के लिए आपको ये त्वय प्रत्यय के द्वारा कहना पड़ेगा। शक्ति बताने के लिए त्वय के द्वारा कारक शक्ति, जैसे कर्मत्व, करणत्व, संप्रदानत्व, अधिकरणत्व, अपादानत्व, ये है। अन्य को शक्ति लाभ, कर्मत्व करणत्व आदि ये प्राप्त होने से पहले ही, प्रागन्यता शक्ति लाभात न्यग भावापादनादपि, और दूसरों को अपने अधीन चलाने के कारण, न्यग भावापादन, न्यग भावापादनादपि तदधीन प्रवृत्तित्वात्, और उसी के अधीन प्रवृत्ति होती है उन दूसरे कारकों की, उस कर्ता के अधीन ही तो चलते हैं। प्रवृत्ता नाम च निवर्तनात्, प्रवृत्त हो भी गया तो निवृत्त हो जाएगा। जैसे मैंने हाथ को रोक दिया तो दराती जो है काटना बंद कर दिया। प्रवृत्ता नाम निवर्तनात्, मैं हाथ से कुछ लिख रहा हूं और मैंने रोक दिया, तो प्रवृत्ता नाम निवर्तनात् अदृष्टत्वात् प्रतिनिधे प्रविवेके च दर्शनात्, और उसका प्रतिनिधि नहीं देखा जाता कर्ता का। कर्ता का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। जैसे यजमान की जगह दूसरा कोई बिठा करके यज्ञ पूरा कर दे, ऐसा नहीं होता है कभी भी। प्रतिनिधि क्रिया का जो कर्ता है और उसका प्रतिनिधि,
बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे यज्ञ करते हैं ना, कोई यजमान यज्ञ करता है कि मैं स्वर्ग को प्राप्त करूंगा। अब यजमान जो है कहीं वहाँ था बॉम्बे में, और यज्ञ शुरू होना था या दूसरे देश में था, वो आ नहीं पाया। बोले नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं, उसका प्रतिनिधि बना करके इसको बिठा दो। तो किसी कार्य को करने में भी तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, कार्य करता कोई कर रहा है। कर्ता का प्रतिनिधि नहीं होता है, मतलब प्रतिनिधि बना तो देते हैं, वो बहुत सारे व्यवहारों में बना भी देते हैं। कई सारे मैं उदाहरण दे सकता हूँ। विवाह शादी में कोई लड़का मान लीजिए फौज में था और उसकी शादी थी, और उसको यूँ कहे कि भाई ये इसका प्रतिनिधि इसको दूसरे को बना दो, ऐसे थोड़ी होता है। और वहाँ पर जो है यज्ञ का उदाहरण दिया मैंने, स्वर्ग की कामना करने वाला यजन करे तो उसका प्रतिनिधि थोड़ी बना करके कि इसको बिठा दो भाई, वो नहीं आया तो उसकी पत्नी को तो बना सकते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही होते हैं। पर उसकी जगह कोई दूसरे को बिठा करके यज्ञ पूरा कर ले, ऐसा नहीं होगा। पूरा का पूरा तो कोई भी नहीं बन सकता, लेकिन वो करते तो है ना प्रतिनिधि प्रकार से। जैसे स्वामी जी कहीं कार्यक्रम में नहीं जा सके तो उनके स्थान पर दूसरे नहीं, वो अलग संदर्भ है, ये व्याकरण की बात चल रही है शब्दों के उसमें, कि अदृष्टत्वात् प्रतिनिधि प्रविवेके पि दर्शनात्, कर्णादि का तो प्रतिनिधि हो जाता है। जैसे कह देते हैं यज्ञ में भाई व्रीहि ना मिले तो निवार से यज्ञ कर लो, ये ना मिले तो इससे कर लो, वहां तो देखा जाता है। आरादपि उपकारित्वात् स्वातंत्रम कर्तुरिष्यते, और दूर से यद्यपि असो तटस्था फल सिद्धोपकार होती ना, तो कर्णादिवत अनुप्रवेश आरादपि उपकारित्व, दूर से ही उपकारी हो जाता है। करण तो बिल्कुल क्रिया के साथ संबद्ध होकर के, दूसरे कारक तो क्रिया के साथ बिल्कुल जुड़ करके कर्म करते हैं, और ये दूर से बैठा बैठा भी क्रिया कर देता है। आरादपि उपकारित्वात्, क्रिया से दूर, उसमें अनुप्रविष्ट नहीं होना पड़ता क्रिया के अंदर। आरादपि उपकारित्वात्, आराध कहते हैं दूर को, दूर से ही उपकारी होने के कारण स्वातंत्रम कर्तुरिष्यते, भर्तृहरि ने कर्ता की स्वतंत्रता को सिद्ध करने के लिए इतनी सारी बातें कही हैं।